जी नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। आज हम सेट नंबर 7 शुरू करेंगे। एडिटोरिया का है और इससे पहले हमने 1 से लेकर के 6 तक हमने करवा दिया है। तो जो भी नहीं देखे वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वो जाके देख लें। और ये जो टोटल है, जो हमें पाजर MCQ करवाना है, दरोगा का एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले हमें पाजर ये MCQ कंप्लीट कराना है आप लोग, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे और पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो यहाँ पे पहला का देखेंगे। यहाँ पे पहला दिया हुआ है ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है और ग्लैक्टोज है। तो इसमें से कौन आंसर होगा? आप लोग जो भी जानते हैं वो कमेंट में आंसर दे दें, जो नहीं जानते उसके लिए तो हम हैं ही। तो इसमें आप देख सकते हैं सुक्रोज होगा। पहला का आंसर सी, सुक्रोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित वैष्णुपद मंदिर बना हुआ है? कौन सा? तो गया स्थित कौन सा मंदिर? वैष्णुपद। और कौन सी शैली में बना हुआ है? गया में जो एक मंदिर है विष्णुपद मंदिर है, वो किस शैली में बना हुआ है? तो ये कौन सा है? नागर शैली में। बी का दूसरा का बी आंसर है। नागर शैली में जो है गया में बना हुआ जो मंदिर है वो नागर शैली में है। चलिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है एहोल प्रशस्ति अभिलेख की रचयिता कौन है? किस चीज़ का? तो एहोल प्रशस्ति अभिलेख की रचयिता जो है वो किसने किया है? तो ये किया है रवि कृति ने किया है। किसने किया? रवि कृति ने। तीसरा का डी आंसर है। चौथा नंबर देखते हैं। कहता है सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो काली हिमालय है ना, तो काली हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रिक एक याद रखना कि काली हिमालय रहेगा तो काली हिमालय को कुमायूं हिमालय भी कहते हैं। तो अब देख सकते हैं काली हुमायूं का कुमायूं हिमालय। इसका आंसर डी हो जाएगा। जो सतलज और काली के बीच में जो हिमालय स्थित है, हिमालय का भाग बेसिकली है वो कुमायूं हिमालय। तो क से काली, क से कुमायूं, ये ट्रिक याद रख के आप राइट मान सकते हैं। 4 नंबर का हो जाएगा डी आंसर। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है कि द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन है? द्वितीयक प्रदूषक। तो द्वितीय प्रदूषक आपका कौन सा है? ये देख सकते हैं स्मॉग। स्मॉग का मतलब होता है धुआं। धुआं जो है द्वितीयक है। पहला जो है कार्बन मोनोऑक्साइड कह सकते हैं ये, और कार्बन डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। और तो दूसरा आता है स्मॉग माना जाता है। दूसरा का ए आंसर, पचमा का ए आंसर है। छठा देखते हैं। कहता है बंधुआ मजदूर व्यवस्था का निराकरण संबंधी संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? बेसिकली क्वेश्चन कर रहा है जो बंधुआ मजदूर होते हैं वो संविधान के किस निराकार से संबंधित है, अर्थात कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 21 जो है वो दंड से रिलेटेड आता है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अनुच्छेद 19 जो है वो जो आता है वो 6 प्रकार के रीट जारी करते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब रह गया 23 और 24 में। तो अनुच्छेद 23 और 24 रह गया। अब 23 और 24 में आप लोग इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए 23 जो देखिएगा ना, अनुच्छेद 23 अनुच्छेद जो है वो है बंधुआ मजदूर से आता है कि आप किसी को बंधुआ मजदूर बना करके या गुलाम बना करके नहीं रख सकते हैं। छठा का बी आंसर हो गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है विद्युत धारिता, क्या कह रहा है? विद्युत धारिता का मात्रक जो है वो कौन सा है? तो विद्युत धारिता का जो मात्रक है वो कौन सा है? तो आपका यहाँ पे फ्राइडे है। क्या है? फैराडे है। अब यहाँ पे कुलॉम है, एम्पियर है, ये वोल्ट है, ये सब जानते हैं। वाट का एम्पियर हो जाएगा, और कुलॉम का और ये सब का आप ऑलरेडी जानते हैं, बिल्कुल इजी है ये। इसमें आपको एक चीज़ देख लेना है कि ये जो सदिश और अदिश राशि, कौन सा सदिश है कौन अदिश राशि, ये इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लेना। अच्छा अगला देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर का ये आंसर हो गया। 8 नंबर देखते हैं। कहता है यूरेनियम रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पादक है। अंतिम उत्पादक क्या है? तो सीसा है। कौन सा है? सीसा है। यूरेनियम के रेडियोधर्मिता विघटन का अंतिम उत्पादन सीसा है। तो 8 नंबर का ये आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर देखते हैं। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1973 ईस्वी में। 9 नंबर का बी आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से युग्मों को सुमेलित कीजिए कि कौन सा युग्म जो है सुमेलित है। तो कह रहा है बक्सर का युद्ध जो हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था? तो मीर जाफ़र के बीच नहीं हुआ था, बल्कि ब्रिटिश के साथ हुआ था। मीर जाफ़र के साथ नहीं हुआ था। यहाँ पे आने का ब्रिटिश अगर रहता तो सही होता, और नेतृत्व कर रहा था क्लाइव कर रहा था।
तो मीर जाफ़र नहीं होगा, ये आंसर ये बिल्कुल गलत है। कहता है वांडी वाश का युद्ध हुआ था, हाँ फ्रांसीसी के विरुद्ध और ईस्ट इंडिया के विरुद्ध हुआ था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 10 का बी बिल्कुल सही है। वांडी वाश का युद्ध जो हुआ था फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया के बीच हुआ था। अच्छा, अगला इसी में कह रहा है कि जलियांवाला बाग जो विरुद्ध हुआ था डलहौजी के विरुद्ध, नहीं बिल्कुल नहीं, उस समय था जनरल ओ डायर और आर डायर था, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, खेड़ा का युद्ध जो हुआ था, तो निजामुद्दीन और ईस्ट इंडिया के विरुद्ध हुआ था, नहीं निजामुद्दीन के विरुद्ध नहीं होता, ईस्ट इंडिया के विरुद्ध हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह, जो खेड़ा का युद्ध जो हुआ था, और खेड़ा सत्याग्रह जो चलाए थे वो गांधी जी ने चलाया था। चलिए देखते हैं 11 नंबर। कहता है पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी। पांडिचेरी की जो संधि हुई थी वह किसके बीच हुई थी, तो ये हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था पांडिचेरी की संधि। 11 का सी आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ गए हम 12 नंबर पे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी। कौन है, दादा भाई नौरोजी। सॉरी, एक मिनट। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है आपके रमेश चंद्र दत्त। कौन है, रमेश चंद्र दत्त। अच्छा, जो धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था वो दिया था दादा भाई नौरोजी ने, और उस समय जो दिए थे प्रति व्यक्ति 20 रुपये आय बताए थे, प्रति व्यक्ति 20 रुपये आय बताए थे दादा भाई नौरोजी। और जो ये जो कंटेंट लिखा गया है वो लिखा गया बुक में एक, तो ये किसने लिखा है, रमेश चंद्र दत्त ने लिखा है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो दूध जो है किसका उदाहरण है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पायस का उदाहरण है, पायस का उदाहरण। 13 का डी आंसर है। चलिए 14 नंबर अगला क्वेश्चन है। 14 नंबर देखते हैं। कहता है सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है। सुपीरियर झील जो है वह किन दो देशों के बीच स्थित है, तो अमेरिका एवं कनाडा के बीच में स्थित है। कौन सा सुपीरियर झील स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अगला। 15 में कहता है जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है, तो जीडीपी का आंकड़ा जो जारी करने वाला बैंक है या संस्था है वो कौन सा है, तो यह है एनएसएसओ है जो जीडीपी का आंकड़ा जारी करता है। 15 का सी आंसर। 16 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, तो इसमें कौन सा है, तो इसमें है धान का पौधा जो है नहीं है। जितने भी दलहन होते हैं वो जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की सहायता होती है उसमें, लेकिन धान में नहीं होता। धान में कौन सा होता है, तो मीथेन गैस होता है, धान की खेत में मीथेन गैस होता है। तो 15 नंबर का डी आंसर है। 16 नंबर का डी है, सॉरी। 17 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। कहता है टाइसिम योजना निम्न में से किससे संबंधित है, टाइसिम योजना जो है किससे संबंधित है, तो 17 नंबर का है जो ग्रामीण विकास से संबंधित है। 17 का सी आंसर है। टाइसिम योजना जो है ग्रामीण विकास से संबंधित है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिस देश नहीं है। 18 नंबर का, तो बेलारूस जो है वो बाल्टी देश नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। 18 का बी आंसर। 19 नंबर देखते हैं। कहता है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है। 19 नंबर अब देखते हैं। 19 का आ गया है हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो अर्थात 19 का सी आंसर है। 20 नंबर कहता है आधुनिक भारत का प्रथम कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए थे, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए थे। 21 नंबर निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है, तो पंचायती राज्य जो है वह समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है, पंचायती राज्य जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है। अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 21 का डी हो गया। 22 नंबर देखते हैं। कहता है वायु में बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है, तो ये करता है अवतल दर्पण के व्यवहार करता है। किसका करता है, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का व्यवहार करता है।
22 का डी। 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? संथाल विद्रोह, सिंधु और कान्हू। मतलब सम्मिलित नहीं है, तो सिंधु और कान्हू ये बिल्कुल सम्मिलित है। रामोसी विद्रोह, चिरत सिंह, ये भी सही है। कोल विद्रोह, बुद्धो भगत, ये भी सही है। पागलपंथी विद्रोह, मोहम्मद शाह या चिराग, नहीं, ये नहीं सही है। 23 का डी जो है ये बिल्कुल गलत है। तो इसका 23 का आंसर हो जाएगा आपका 23 का डी आंसर। 24 नंबर अब देखते हैं। 24 का देखते हैं दोस्तों। जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक बटन दबा देंगे, ताकि जितने भी वीडियोज़ आते रहेंगे दरोगा या बिहार पुलिस का, तो वो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन जाता रहे। चलिए 24 नंबर देखते हैं। 24 का क्या कह रहा है? कहता है निम्नलिखित युद्ध को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो पहला बोल रहा है वांडीवास का युद्ध, दूसरा बोल रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध, तीसरा बोल रहा है वेदवरा का युद्ध, चौथा बोल रहा है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब इसको व्यवस्थित करना है कि कब युद्ध कौन सा हुआ था। तो देखिए ये प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है पहले हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध पहले हुआ था, तो 2 नंबर का सबसे पहले हो जाएगा। फिर आएगा आपका वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध हो जाएगा। फिर 3 नंबर पे दूसरा होगा। फिर आ जाएगा वांडीवास का युद्ध, तो फिर 1 नंबर वाला आएगा। फिर आ जाएगा ये। तो देखिए 2 3 1 4, 2 3 1 4 था, तो डी आंसर है। 24 का डी आंसर है। 24 का आपका डी आंसर है। चलिए 25 नंबर देखते हैं। कहता है 25 नंबर कि किस बौद्ध संगीति के अंतर्गत या किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्मम पिटक की रचना की गई थी। तो तृतीय बौद्ध संगीति के बाद जो है अभिधम्मम पिटक की रचना की गई थी। 25 नंबर का सी आंसर का यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव होगा 2 नंबर पहले। फिर आएगा आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया 2 नंबर। फिर 4 नंबर, उसके बाद आ जाएगा क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो। तो 1942 से भारत छोड़ोगे तो पहला आ जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो आंसर हो जाएगा सी। 26 का सी आंसर। सॉरी 26 का नोटा सी है। कहता है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है। तो इसमें सही कालक्रम क्या है? पहला आएगा इसमें अगस्त प्रस्ताव आएगा, दूसरा आएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, तीसरा आएगा क्रिप्स मिशन और चौथा आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप डाल सकते हैं 2 नंबर आएगा, 4 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर। तो 2 4 1 3 आपका ए आंसर हो जाएगा। 26 का ये। 27 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो ये कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। 27 नंबर का आपका हो जाएगा बी आंसर। कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को कितने बार काटती है? तो 2 बार काटती है, अर्थात बी आंसर हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं। कहता है कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है वह किससे है? तो 28 नंबर का देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन का 28 का आंसर आएगा जैव सुरक्षा का। देखेंगे तो आप ये प्रोटोकॉल से संबंधित, कार्टेज प्रोटोकॉल जो है जैव संरक्षण से संबंधित है या सुरक्षा से संबंधित है। 28 का डी आंसर। 29 नंबर देखते हैं कि चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? चश्मे का लेंस जो होता है वो किस कांच से बनाए जाते हैं? तो ये आपका है क्रूक्स कांच से चश्मे का लेंस बनाया जाता है। क्रूक्स कांच जो होता है वो चश्मे का लेंस बनाया जाता है उस कांच से। चलिए 29 का सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो लुम्बिनी आप देखेंगे जो महावीर से संबंधित नहीं है, बल्कि लुम्बिनी जो है वो किससे है? गौतम बुद्ध से है। क्या है? गौतम बुद्ध से, कि गौतम बुद्ध का लुम्बिनी जंगल में ही जन्म हुआ था, और जो लुम्बिनी जंगल पड़ता है वो नेपाल में पड़ता है। तो 30 नंबर का आंसर आ जाएगा आपका डी। 30 का हो जाएगा डी। अब देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, और 31 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चलिए 31 नंबर वाला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। कहता है चंदेल जो है खजुराहो, मोहोश, ये सही है, सही सुमेलित सही है। सनहोली, अहिलवाड़ा, ये भी सही है। प्रतिहार कन्नौज से संबंधित है। कलकुचुरी जो उज्जैन अजमेर से है, ये बिल्कुल गलत है। तो आंसर आपका 31 का डी हो जाएगा। 31 नंबर का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गुजरात में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? गुजरात का। अच्छा, अगर आपसे कहे एक सूर्य मंदिर उड़ीसा में भी है, उड़ीसा में, तो उसको ध्यान रखना है। ये आपका मेहरगढ़ का है, मेढेरा का है, कहाँ पे है? तो गुजरात में। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 का बी आंसर हो जाएगा। 33 नंबर कह रहा है सुमेलित नहीं है। इसमें 3 जो होगा वो सुमेलित है, एक आपका सुमेलित नहीं है। तो कहता है अकबर द्वारा जजिया कर समाप्ति किया गया था 1564 ईस्वी में। ये बिल्कुल सही है। कहता है दीन इलाही जो है 1582 में, ये भी सही है। कहता है महाराजनामा जो है 1778 में, ये गलत है। और तीर्थ यात्रा कर जो है 63 में हुआ था समाप्त, ये सही है। तो 33 नंबर का आंसर आ जाएगा सी आंसर। 33 का सी आंसर सही है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? जितने भी वीडियो डल रहे हैं वो सब आप लोग देखिएगा। दरोगा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद दरोगा का एक्सपीरियंट हूँ और मैं खुद इसकी तैयारी भी कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इसको प्रैक्टिकली और फिज़िकली भी देखता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग भी इसको देखें 2 बार 3 बार, दिन भर में 2 से 3 बार देखें, ताकि जब तक आपको 70% या 80-90% कम से कम याद ना हो जाए। जैसे एक सेट में 50 क्वेश्चन मैं देता हूँ, तो 50 क्वेश्चन में कम से कम इतने होने चाहिए कि 48-49 क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए, कि जब भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं। एक आध 2 क्वेश्चन है वो रेयर से हो सकते हैं जो इधर उधर जा सकता है, बट आप 2 से 3 बार देखें ताकि आपके माइंड में ये चीज़ अट जाए, फिर दोबारा आपको देखना ना पड़े सब चीज़। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? मनसबदारी व्यवस्था से रिलेटेड है, तो ये किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था। किसने किया था? जहांगीर ने किया था। 34 का डी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। चौसा का युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था? चौसा का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 35 नंबर क्वेश्चन है और 35 नंबर का देखते हैं। तो ये हुआ था 1539 में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्न में से कौन विकल्प जो है विकल्प बंधनों की क्रियाशील के सही क्रम में दर्शाया या दर्शाता है? तो 36 नंबर क्वेश्चन आपका कौन सा सही है वो आप लोग देखें। 36 का देखते हैं। तो 36 का देखेंगे आप, एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध। एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 36 का सी हो जाएगा। 38 नंबर देखते हैं। निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में संचित रहते हैं? तो किसमें रहते हैं? 37 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। 37 का हो जाएगा कौन सा? यकृत। यकृत का मतलब होता है लीवर, यकृत। तो 37 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखते हैं। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? देखिए राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 14 बैंकों का, ये किया गया था जानते हैं आप? 1969 में किया गया था। 1969 में। अब इसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग, इतना बता दिया है तो, कि ये कब हुआ था। ठीक है, तो 1969 में हुआ था। तो आप देख सकते हैं पहला जो था पंचवर्षीय योजना जो था वो पहला था 51 से लेकर के 1951 से लेकर के था 56। दूसरा था 56 से लेकर के 61 और तीसरा था 61 से लेकर के क्या था? 61 से लेकर के 66 था। और 66 से लेकर के कितना था? 66 से लेकर के 69। तो 66 से 69 जो था ये क्या था? ये अवकाश मनाया गया था। क्या मनाया गया था? अवकाश मनाया गया था। ठीक है, तो 69 से लेकर के हुआ था। फिर चौथा जो शुरू हुआ था 69 से लेकर के हुआ था कितना? 74 तक। तो इसी वाले में चौथी पंचवर्षीय योजना में जो हुआ था ये 14 बैंकों का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका 69 से लेकर के 1969 से लेकर के आपका हो जाएगा 74 तक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। तो 38 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर देखते हैं। कहता है कि जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है। जैसे कोई वस्तु है उसको साथ साथ किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो 39 नंबर का देख सकते हैं यहाँ पे कि पूरक वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक वस्तु कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 39 का आंसर ए हो जाएगा। 40 नंबर देखेंगे। 40 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन जो है, कौन सी रेखा जो है किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो जो मानक समय रेखा है वो हिमाचल प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है।
अगला देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो ये आपका बामडीला दर्रा जो है वो सुमेलित नहीं है, बामडीला जो है वो सुमेलित नहीं है। तो 41 का आपका सी आंसर हो जाएगा। 41 नंबर का क्या हो जाएगा आपका सी आंसर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 42 नंबर कह रहा है कि भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक होती है। तो पूर्वी तट जो है अधिक चौड़ा होने के चौड़ा तथा डेल्टा होने के कारण, तो आपका 42 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन 41 नंबर कह रहा है, 40 नंबर का क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का डी। 43 नंबर देखते हैं, कहता है कि केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है। तो ये क्या गया है भाग 11 में किया गया, जिसमें क्या है राज्य का और केंद्र का दोनों का क्या है उपबंध किया गया है भाग नंबर 11 में। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन अब देख लेते हैं। ये आ गया 44 नंबर क्वेश्चन, और 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम देख लेते हैं। 44 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सदस्यता या सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। कहते हैं राष्ट्रपति पर जब हम महाभियोग लगाते हैं तो उस पर जो सदस्यता होनी चाहिए उस पर कितने लोगों की हस्ताक्षर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सदस्य आरोप लगाया उस सदन का 1/4 होना चाहिए। बिल्कुल ये बात सही है, 1/4 होना चाहिए। अगर 1/4 है तो उस पर महाभियोग लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा 44 का ए आंसर हो जाएगा, 44 का ए आंसर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन 45 नंबर देखते हैं कि निम्न में किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो देख सकते कहता है कि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक अगर अवस्थित रहती है या क्या रहता है अनुपस्थित रहती है तब हो सकता है, या फिर सदन से निष्कासन कर दिया जाए तब हो सकता है, या कहता है न्यायालय और चुनाव की आरोप शून्य करार देते हैं। तो शून्य करार का मतलब सपोज करो कि वोट अगर नहीं दिए, अगर पक्ष वाले विपक्ष में वोट दे देते तब होता है, या विपक्ष वाले पक्ष में देते हैं या नहीं देते हैं तब होता है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, इसका आंसर 45 का डी हो जाएगा। चलिए 46 देखते हैं कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। तो संसद में या तो लोकसभा के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा महाभियोग लगा करके। महाभियोग की जो किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग है। चलिए अगला देखते हैं 47 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का आंसर क्या हो जाएगा सी। अब देखते हैं 47 नंबर, कहता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 243 के तहत जो है राज्य निर्वाचन का प्रावधान किया गया है, 47 का सी आंसर। 48 देखते हैं, कहता है किस संविधान संशोधन में पिछड़ा वर्ग संबंधी अयोग्य का प्रावधान किया गया है। तो किसमें किया गया है 48 नंबर का आप देख लीजिए। 48 नंबर का है आपका 102 के संविधान संशोधन में किया गया है, 48 का आंसर बी हो जाएगा। 49 नंबर देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है। तो आपका ये कौन सा है, तो के दत्ता है। कौन है, के दत्ता है। 49 नंबर का ए आंसर है के दत्ता। चलिए 50 नंबर देखते हैं, कहते हैं मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा हुआ है। तो अमर्त्य सेन जो है जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों 1 से 50 तक हमने क्लियर कर दिया है। अब हम चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है वो हम देख लेते हैं। चलिए आज इंपॉर्टेंट तथ्य जो है वो किस चीज़ से है, मौर्य वंश से है, मौर्य साम्राज्य से है। तो मौर्य साम्राज्य से है, यहाँ पे जितने भी मौर्य साम्राज्य का इंपॉर्टेंट टॉपिक है या क्वेश्चन बनता है वो सब यहाँ पे है। कहता है कि मौर्य वंश की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। कहता है अगला पॉइंट है, कहता है कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकेटस कहा था। किसने कहा था, जस्टिन ने कहा था। अगला पॉइंट है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को विसरल शब्द का यूज किया है। विसल का मतलब होता है विषैला, जबकि चाणक्य इनको विषैला बना दिए थे। विषैला इन द सेंस मतलब प्रतिदिन खाने में थोड़ी मात्रा में जहर देते थे ताकि उसे कोई भी देशद्रोही या फिर कोई भी उनके दुश्मन उनको जहर देकर के मार ना सके। तो इसलिए उनको चाणक्य ने विषैला बना दिया था। चलिए अगला पॉइंट उसी में है कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था और गुरु भी था।
वही थे। कहता है अगला पॉइंट है, कहता है चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध जो है वह किस राजधानी से किस से संबंधित है। तो कहते हैं चाणक्य के द्वारा लिखित जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो किससे है, तो राजनीति से संबंधित है। अच्छा, अर्थशास्त्र का मतलब अब के समय में होता है इकोनॉमिक्स, लेकिन उस समय होता था क्या, राजनीतिक होता है। कहता है चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। किसको हराया था, सेल्यूकस निकेटस को हरा दिया था। कब, 305 ईसा पूर्व में। कहता है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज। वो किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कहता है इंडिका पुस्तक किसने लिखा था, तो मेगास्थनीज ने लिखा था। कहता अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा उसे भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा मिली थी। जबकि अगर इनके दादाजी की बात किया जाए चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु से दीक्षा लिए थे। जबकि अशोक की बात किया जाए तो अशोक जैन धर्म से संबंधित था। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, बिंदुसार था। और बिंदुसार को क्या कहा जाता था, अमित्रघात कहा जाता था। कहता वायु पुराण में उनकी चर्चा जो है, वायु पुराण में उनको कहा गया था भद्रसार कहा गया था। और कहता है इन्हें जैन धर्म में हिंद सिंह सेन कहा गया। जैन धर्म में इनको क्या कहा गया, सिंह सेन कहा गया है। कहता है बौद्ध विद्वान तारानाथ ने क्या किया था, बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बता दिया। तारानाथ ने क्या किया था, 16 राज्यों का विजेता बताया था। कहता है बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ था कौन, अशोक हुआ था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, अशोक था। 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था, अशोक बैठे थे। कहता है अशोक का राज्याभिषेक के समय अवंती का राज्यपाल था। अशोक का जब राज्याभिषेक हो रहा था वो उस समय कहाँ के राज्यपाल थे, तो अवंती का राज्यपाल था। कहता है पुराणों में अशोक को क्या कहता है, अशोक वर्धन कहा गया है। अगर पुराण आप देखेंगे वायु पुराण तो उसमें क्या कहा गया है, अशोक वर्धन कहा गया है। कहता है मास्की तथा गुर्जर अभिलेख में इनका नाम क्या है, अशोक लिखा गया है, मास्की तथा गुर्जर में। कहता है कि भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य कहा था। कौन सा अभिलेख में, तो भाब्रू अभिलेख में। अगला पॉइंट है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ पे, बोधगया में, और 20वें वर्ष लुम्बिनी में। लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी पड़ता है कहाँ पे, नेपाल में पड़ता है एट प्रेजेंट। कहता है कि इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके उसकी राजधानी तोसला को पर अधिकार कर लिया था। कहता है अगला पॉइंट है, कहता है इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से क्या लिया था, दीक्षा लिया था। अर्थात भिक्षु से क्या लिया था, बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था। किससे लिया था, उपगुप्त के नाम से लिया था। उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु था, उनसे ये दीक्षा लिए थे। किसने, तो अशोक ने लिया था। कहता है इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख, सबसे लंबा है 7वां अभिलेख, सबसे छोटा है कौन सा है वो, तो रुम्मीदेई है। कहता है अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी, 5 प्रांत थी अशोक के समय। कहता है इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन किया, जिसे सामान्य क्या कहा जाता है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि कहा जाता है। कहता है अशोक के पहले शिलालेख में बाहुबली की, अशोक के पहले शिलालेख में क्या है, पशु बलि की निंदा की गई है। और कहता है 6ठे शिलालेख में क्या कहा गया, आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। कहता है अगला पॉइंट है, कहता है मौर्य वंश लगभग 137 वर्ष तक शासन किए थे। तो दोस्तों हमने 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन पूरा हमने रिवीजन करा दिया, आपको सेट लगवा दिया है, और बहुत ही कम समय में, और हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट आज मौर्य साम्राज्य से बता दिया है। तो जो भी व्यक्ति नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट में हमें करके बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा और आगे हमें और क्या इंप्रूवमेंट करना है। बिकॉज आप लोग मुझे नहीं बताओगे कि हाँ ये इंप्रूवमेंट करना, तब तक मैं नहीं कराऊंगा, फिर तो जैसे वीडियो बन रहा है वैसे बनता ही रहेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो। हमारा अगला जो होगा वो सेट नंबर 8 होगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, सेट नंबर 8 हम शुरू करेंगे। वो 5000 क्वेश्चन चल रहे हैं, तो सेट नंबर 8 हम यूज करेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।